दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी की कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक जानकारी के माध्यम से बताया जाता है कि दूर पहाड़ों में एक खतरनाक राक्षस रहता है जिसका नाम माउंटेन किंग है और वह अभी सो रहा है। और जो कोई भी उन पहाड़ों के पास से गुजरता है वह राक्षस उन्हें खा जाता है। साथ ही अगर इस राज्य की प्रिंसेस का विवाह 18 साल से पहले नहीं हुआ तो वह राक्षस नींद से जाग जाएगा और प्रिंसेस को उठाकर अपने साथ ले जाएगा। इसके बाद हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जहां पर राजकुमारी क्रिस्टीन के विवाह के लिए राजा एक दूसरे राज्य के राजकुमार को अपने महल में बुलाता है। लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीन को राजकुमार फ्रेडरिक की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसलिए वह फ्रेडरिक से शादी करने से इनकार कर देती है। तब क्रिस्टीन के पिता गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि कल तुम 18 साल की हो जाओगी और अगर तुम्हारे जन्मदिन से पहले तुम्हारी शादी नहीं हुई तो वह राक्षस तुम्हें उठाकर ले जाएगा। इतना कहकर राजा उसे फ्रेडरिक की तस्वीर देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन राजकुमारी क्रिस्टीन किसी भी सूरत में राजकुमार फ्रेडरिक से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए वह फ्रेडरिक की तस्वीर पर खंजर घोंपकर अपने घोड़े पर बैठकर जंगल में निकल जाती है। दूसरी तरफ हम एस्पिन को देखते हैं जो कि जंगल से कुछ खाने की चीजें जुटाकर अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहां से क्रिस्टीन गुजरती हैं। अचानक घोड़े को अपने सामने देखकर एस्पिन घबरा जाता है और पुल से नीचे गिर जाता है। अब क्रिस्टीन उसकी मदद करने के लिए पानी में उतरती हैं, लेकिन तभी एस्पिन उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है। अब क्रिस्टीन के कपड़े भीग जाने से उसे एस्पिन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी एस्पिन उसे खाने के लिए पूछता है। इसके बाद क्रिस्टीन भूख की वजह से खाने पर टूट पड़ती हैं और उसका सारा खाना खा जाती हैं। यह देखकर एस्पिन दंग रह जाता है। भूख शांत होने पर क्रिस्टीन वहां से जाने लगती है। तब एस्पिन उसे अपना नाम बताता है और फिर क्रिस्टिन से उसका नाम पूछता है। लेकिन क्रिस्टीन उसे नाम बताने के बजाय खाने के लिए थैंक्स कहकर जाने लगती हैं और जाते हुए उससे कहती है कि हम फिर मिलेंगे। अब एस्पिन अपने घर आ जाता है जहां पर उसके दोनों भाई लकड़ी चीर रहे होते हैं। तभी उसके पिता भी वहां पर आ जाते हैं और एस्पिन के भाइयों से शिकार पर जाने के लिए कहता है। लेकिन तब एस्पिन का बड़ा भाई उससे पूछता है कि तुम तो खाना जुटाने गए थे, क्या तुम खाना लेकर आए हो? इस पर एस्पिन अपने बैग को टटोलकर देखता है जिसमें सिर्फ एक आलू होता है। यह देखकर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और फिर उसके दोनों भाई पॉल और पैर को जंगल जाकर शिकार करने के लिए कहते हैं और एस्पिन को घर पर रुककर घर की देखभाल करने के लिए कहकर पॉल और पैर के साथ चले जाते हैं। अब रात को जब एस्पिन क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा होता है कि तभी उसे घर के आसपास किसी राक्षस के होने का एहसास होता है। अब एस्पिन एक लोहे की छड़ी को लेकर उसे घुमाने लगता है जिसके कारण घर में आग लग जाती है। यह देखकर एस्पिन उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक पूरे घर में आग फैल जाती है और उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी तरफ हम क्रिस्टन को देखते हैं जो अंधेरे में जंगल से गुजर रही होती हैं। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक उसका घोड़ा उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन डर कर वहां से भागने लगती है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाती है। तभी एक राक्षस आकर क्रिस्टीन को उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी ओर जब एस्पिन के पिता और उसके भाई घर वापस लौटते हैं तब उन्हें अपना घर आग में जलता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर एस्पिन के पिता को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी, लेकिन अब पास जो कुछ भी था वह भी जल चुका था। अब एस्पिन सभी को बताता है कि दरअसल एक राक्षस यहां से गुजरा था और उसी की वजह से घर में आग लगी है। लेकिन एस्पिन की बातों पर किसी को यकीन नहीं आता। इसके बाद वो सभी घर में बचे सामानों को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एस्पिन के पिता को उसकी पत्नी की तस्वीर मिलती है जो आधी जल चुकी थी। तभी वहां पर फ्रेडरिक अपने सिपाहियों के साथ आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुमने किसी प्रिंसेस को यहां से जाते देखा है? इस पर सभी जवाब देते हैं कि नहीं देखा, लेकिन एस्पिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो समझ गया था कि यह लोग उसी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं जिसने उसका सारा खाना खा लिया था। अब फ्रेडरिक उससे पूछता है कि क्या तुमने देखा है? इस पर एस्पिन थोड़ा घबरा जाता है जिससे फ्रेडरिक को उस पर शक होने लगता है। इसके बाद फ्रेडरिक एस्पिन के पास जाकर उससे कहता है कि अगर तुम सच सच नहीं बताओगे तो मारे जाओगे। अब एस्पिन के पिता फ्रेडरिक से कहते हैं कि यह डरा हुआ है। दरअसल रात को एक राक्षस ने हमारे घर पर हमला कर दिया था। यह सुनकर सभी उन पर हंसने लगते हैं। अब फ्रेडरिक एस्पिन से कहता है कि क्या तुमने सच में किसी ट्रोल को देखा है?
इस पर एस्पिन उससे सवाल पूछता है कि अगर तुम्हें राजकुमारी मिल जाती है तो तुम उसके साथ क्या करोगे। इस पर फ्रेडरिक उसे बताता है कि मैं उससे शादी करके इस पूरे किंगडम का राजा बन जाऊंगा, और अगर तुम राजकुमारी को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इतना कहकर फ्रेडरिक और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एस्पिन के पिता पॉल और पैर को कुछ पैसे देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें राजकुमारी को ढूंढना ही होगा ताकि हम इनाम के पैसों से फिर से अपना घर बना सके। अब एस्पिन अपने पिता से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन दोबारा यहां मत लौटना। यह सुनकर एस्पिन बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो खुद को समझाता है और फिर पॉल और पैर का पीछा करने लगता है। इसके बाद वो दोनों उसे भी साथ लेकर जाने के लिए मान जाते हैं। चलते चलते एस्पिन को एक टूटा हुआ आईना मिलता है, जिसे वो उन दोनों को दिखाता है। इस पर पैर उससे कहता है कि यह कचरा हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन एस्पिन उस आईने को अपने बैग में रख लेता है। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते। तब एस्पिन को एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है और वह उसे भी अपने बैग में रख लेता है। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो उनसे मदद मांग रही थी। अब एस्पिन अपने भाइयों से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर पैर उससे कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। तब एस्पिन उनसे कहता है कि ठीक है, तुम आगे बढ़ो, मैं जरा देख कर आता हूं। इसके बाद एस्पिन उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर जाता है जहां उसे एक बूढ़ी डायन मिलती है, जिसकी नाक एक पेड़ के तने में फंसी होती है। अब डायन एस्पिन को उसकी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद एस्पिन उसकी मदद करता है। अब डायन एस्पिन से कहती है कि मैं लंबे समय से भूखी हूं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की चीज है। इस पर एस्पिन उसे अपने बैग में रखा आलू दे देता है, जिसे डायन तुरंत चट कर जाती है और फिर एस्पिन से पूछती हैं कि तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो। इस पर एस्पिन उसे बताता है कि दरअसल हम तीनों भाई राजकुमारी क्रिस्टीन को ढूंढने निकले हैं। यह सुनकर डायन उससे कहती हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उसे वो राक्षस ले गया होगा, और अगर तुम्हें राजकुमारी को बचाना है तो उसके लिए तुम्हें जादुई तलवार की जरूरत होगी, जो कई सालों से एक नदी के नीचे है, जहां पर बहुत से राक्षस रहते हैं। इस पर एस्पिन उससे सवाल करता है कि आखिर मुझे वो नदी कहाँ मिलेगी। तब डायन उसे इसे एक जादुई नक्शा देती हैं और उससे कहती है कि तुम जहां जाना चाहते हो, यह नक्शा तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। लेकिन जब एस्पिन उस नक्शे को देखता है तो वह एकदम खाली कागज की तरह होता है। अब डायन उसे बताती हैं कि रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें नक्शे से रिक्वेस्ट करनी होगी। इसके बाद एस्पिन नक्शे से तेगवीर नदी के बारे में पूछता है। तभी उस खाली नक्शे में नदी तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देने लगता है। यह देखकर एस्पिन बहुत खुश हो जाता है और फिर वह नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ मिलता है। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। तभी हम वहां पर उस ट्रोल के पैरों के निशान को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी राजा से कहती है कि हो सकता है कि राजकुमारी को वो राक्षस उठाकर ले गया होगा। इस पर राजा उससे कहता है कि यह एक काल्पनिक कहानी है, यह सच नहीं है। तभी एक मंत्री हाँफते हुए राजा के पास आकर कहता है कि राजकुमारी को राक्षस अपने साथ लेकर गया है, हमें उसका दांत मिला है। यह सुनकर राजा घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात होने पर एस्पिन उस हेलमेट में खाना पकाता है। वहीं हमें क्रिस्टीन को दिखाया जाता है, जो एक गुफा में होती हैं और उसके आसपास बकरियां होती हैं। वो उस गुफा से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता बंद होता है। दूसरी तरफ हम पॉल और पैर को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में गोल्डन सेव की टोकरी मिलती है। वह दोनों बहुत समय से भूखे होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं सोचते और टोकरी से सेव उठाकर खाने लगते हैं। वह सेव खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए वह दोनों टोकरी के सारे सेव खा जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते। तभी वहां पर तीन खूबसूरत लड़कियां आती हैं और उनसे कहती हैं कि क्या आपको हमारे सेव पसंद आए? हमारे साथ चलो, तुम्हें और भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। यह सुनकर वह दोनों उन लड़कियों के साथ चले जाते हैं। दूसरी ओर एस्पिन नक्शे के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे पॉल और पैर लड़कियों के साथ दिखाई देते हैं और फिर वह उनका पीछा करते हुए पहाड़ों में चला जाता है, जहां उसे रास्ते में एक सेव दिखाई देता है। अब एस्पिन उस सेव को उठाकर खा लेता है। उसका स्वाद अद्भुत था। वहीं उसे एक गुफा दिखाई देती है
और वह एक गुफा के अंदर चला जाता है। वहां उसे पॉल और पैर खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर तरह तरह का खाना खा रहे होते हैं। अब एक लड़की एस्पिन को भी उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहती है। अब एस्पिन भी उनके साथ बैठकर मजे से खाने लगता है, लेकिन तभी उसे खाने की जगह कीड़े दिखाई देने लगते हैं। यह देखकर एस्पिन अचानक घबरा जाता है। तब उसके साथ वाली लड़की उसे एक गोल्डन एप्पल देती है। तब एस्पिन को कुछ अजीब महसूस होता है और इसलिए वह उस एप्पल को खाने का नाटक करता है और फिर वह उसे नीचे गिर जाता है। अब एप्पल न खाने से वह लड़कियां उसे उनके असली रूप में दिखाई देती हैं, जो कि वह चुड़ैल होती हैं, और उसके भाई उन चुड़ैलों के हाथ से कीड़े खा रहे होते हैं। अब एस्पिन अपने भाइयों को बचाने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब पॉल और पैर उससे कहते हैं कि तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, जबकि यहाँ पर बहुत सारा खाना और खूबसूरत लड़कियां हैं। तब एस्पिन उन दोनों को थप्पड़ मारकर होश में लाता है। इसके बाद वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन गुफा के सभी रास्तों पर वह चुड़ैलें उन्हें जाने से रोकती हैं और उनसे शादी करने के लिए कहती हैं। अब वह तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी एक चुड़ैल अपने जादू से गुफा का दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन एस्पिन और उसके भाई गुफा बंद होने से पहले ही बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो तीनों भाई नदी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टीन गुफा की दीवारों पर चढ़कर एक छोटे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह रास्ता काफी ऊपर होने की वजह से उसके हाथ पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी वह राक्षस एक बकरी को खा जाता है और अपना हाथ उस गुफा के अंदर डालता है और क्रिस्टीन को बकरी की हड्डियां खाने के लिए देता है। अब क्रिस्टीन बकरी के कंकाल को उठाकर उसे खाने का नाटक करती हैं और उस राक्षस से कहती है कि यह बहुत ही टेस्टी है। वहीं दूसरी तरफ एस्पिन और उसके भाई नक्शे के अनुसार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पॉल को एक गांव दिखाई देता है। इसके बाद वो तीनों उस गांव के होटल में चले जाते हैं, जहां पर पॉल एस्पिन को अपने जमा पैसे देता है और उससे बहुत सारा खाना और बियर ऑन ऑर्डर करने के लिए कहता है। यह देखकर पैर और एस्पिन हैरान हो जाते हैं। वही हम फ्रेडरिक को देखते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। तभी उसका एक सिपाही एस्पिन को देख लेता है और फिर वो फ्रेडरिक के पास जाकर उसके बारे में बताता है। जब वो तीनों भाई ड्रिंक पी रहे होते हैं, तब एस्पिन उन्हें बताता है कि इस जादुई नक्शे की मदद से हम तलवार तक पहुंच सकते हैं। तलवार मिल जाने पर हम उस राक्षस को खत्म कर देंगे। वहीं फ्रेडरिक एस्पिन के प्लान को सुन लेता है और फिर वो उनके पास जाकर कहता है कि उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दरअसल राजकुमारी क्रिस्टीन से मेरी शादी होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसलिए अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई जानकारी हो जिससे कि मैं राजकुमारी को ढूंढ सकूं, तो मुझे बताओ, और उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इतना कहकर फ्रेडरिक उनके सामने सिक्कों से भरी थैली को टेबल पर रख देता है, जिसे देखकर पैर एस्पिन से कहता है कि इतने पैसों से हम अपने घर को फिर से बना सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें उस नक्शे को राजकुमार को सौंप देना चाहिए। लेकिन एस्पिन उस नक्शे को देने से इनकार कर देता है और फ्रेडरिक से कहता है कि अगर तुम क्रिस्टीन से प्यार करते तो शादी के लिए उसके पीछे नहीं भागते। यह सुनकर फ्रेडरिक को गुस्सा आ जाता है और फिर वह उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी एक बैटर गर्म दूध लेकर आती है। अब एस्पिन उस दूध को फ्रेडरिक के चेहरे पर डाल देता है, जिससे उसका चेहरा जल जाता है। इसके बाद फ्रेडरिक और उसके सिपाही उन पर अटैक करने लगते हैं। अब एस्पिन और उसके दोनों भाई भी उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वो सिपाही बहुत ज्यादा थे, इसलिए वह उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। अब फ्रेडरिक अपनी तलवार निकालकर एस्पिन पर अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे करके एस्पिन खुद को बचाता है। तब फ्रेडरिक एक टेबल पर चढ़कर एस्पिन को मारने ही वाला होता है कि तभी एक ताकतवर आदमी उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे फ्रेडरिक के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद एस्पिन अपने भाइयों को लेकर वहां से भाग निकलता है और फिर एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक उनका पीछा नहीं छोड़ता है और तीर से उन पर अटैक करता है। अब वह तीनों भागते हुए झरने के पास आ जाते हैं। अब फ्रेडरिक एस्पिन से वह नक्शा देने के लिए कहता है। तब एस्पिन उसे नक्शा देने का नाटक करता है और फिर अपने भाइयों के साथ झरने से नीचे कूद जाता है। इसके बाद पैर एस्पिन से कहता है कि तुमने वो पैसे क्यों नहीं लिए? उन पैसों से हम घर बना सकते थे। इस पर एस्पिन उससे कहता है कि यह सब मैंने राजकुमारी को बचाने के लिए किया। तब पैर उससे कहता है कि क्या तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो? इसलिए तुमने उसकी वजह से फ्रेडरिक से दुश्मनी कर ली।
अच्छा होता कि तुम हमारे परिवार के सदस्य नहीं होते। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और जब थक जाते हैं तब पैर उससे नक्शा देने के लिए कहता है। तब एस्पिन वह नक्शा उसे दे देता है। इसके बाद वह तीनों फिर से नदी के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एस्पिन को भालू की खाल दिखाई देती है, जिसे वह पॉल और पैर को दिखाता है। तब पैर उसे फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन एस्पिन उसे अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ वह राक्षस क्रिस्टीन को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी क्रिस्टीन जाग जाती हैं और हड्डी उठाकर उसके हाथ पर मारती हैं, जिससे राक्षस डर जाता है। लेकिन जब क्रिस्टीन उस गुफा से भागने की कोशिश करती है, तब राक्षस उसे पकड़कर लटका देता है। तब क्रिस्टीन उससे कहती हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है, तब उसे वेडिंग ड्रेस पहननी होती है। लेकिन अभी मेरे पास ड्रेस नहीं है, इसलिए हमारी शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर राक्षस उसे नीचे गिरा देता है। अब आगे बढ़ते हुए वह एक खतरनाक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर चारों तरफ बहुत ज्यादा कोहरा होता है, जिससे नक्शे में कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए पैर और पॉल आगे बढ़ने लगते हैं। वही एस्पिन का पैर कीचड़ में फंस जाता है और इस वजह से वह अपने भाइयों से पीछे रह जाता है। वही पॉल और पैर को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उन्हें फ्रेडरिक और उसके सिपाही घेर लेते हैं, जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब फ्रेडरिक उनसे पूछता है कि तुम्हारा भाई एस्पिन कहाँ है, जिस पर पॉल उससे कहता है कि झरने से कूदते वक्त उसकी मौत हो गई। वहीं एस्पिन अपने भाइयों को ढूंढते हुए उस नदी के पास पहुंच जाता है और फिर नदी में कूद जाता है, जहां उसे वह तलवार मिल जाती है। लेकिन तभी एक क्रिएचर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। अब एस्पिन बाहर निकलता है और फिर से उस तलवार को लेने जाता है और फिर उस क्रिएचर को मारकर पानी से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी ओर फ्रेडरिक पॉल और पैर को एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद पैर को एक तरकीब सूझती है और वह एक सिपाही को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब वह सिपाही उसके करीब जाता है, तब पैर उसकी आंखों में धूल झोंक देता है और फिर वह भागकर घोड़े पर चढ़ जाता है। लेकिन वह घोड़ा उसी जगह खड़ा रहता है। यह देखकर सभी उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ एस्पिन उस तलवार एक पेड़ पर चलाकर देखता है। तभी वह पेड़ कट कर गिर जाता है। अब आगे बढ़ते हुए एस्पिन उसके भाई दिखाई देते हैं, जिन्हें फ्रेडरिक ने बंदी बना लिया होता है और वह जादुई नक्शा भी उसके पास होता है। अब एस्पिन भालू की खाल को पहनकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिससे सभी डरकर भागने लगते हैं। लेकिन एस्पिन जोश में होश खो देता है। खाल पहनने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है, जिससे सभी के सामने उसकी पोल खुल जाती है कि वह भालू नहीं एस्पिन है। इसके बाद वह उसे भी पकड़कर उसके भाइयों के साथ बांध देते हैं। जिसके बाद फ्रेडरिक उस जादुई नक्शे से उस राक्षस की गुफा का रास्ता पूछता है। तब एस्पिन उससे पूछता है कि तुम क्रिस्टीन के साथ क्या करने वाले हो। इस पर फ्रेडरिक उसे बताता है कि मुझे बस इस किंगडम का राजा बनना है और क्रिस्टीन से शादी के बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतना कहकर फ्रेडरिक अपने सिपाहियों के साथ उस गुफा की ओर बढ़ने लगता है। रात होने पर वह सभी खाना खाने के लिए रुकते हैं। अब उन्हें खाना खाते देख पॉल अपने भाइयों से कहता है कि मुझे भी चिकन खाना है। अब एस्पिन फ्रेडरिक से कहता है कि क्या तुम हमें मारता हुआ देखना चाहते हो? हमें भी खाना चाहिए। इस पर फ्रेडरिक अपने सिपाही से उन्हें अपना खाना देने के लिए कहता है। तब वह सिपाही उस खाने को उनके सामने फेंक देता है और फिर वह सभी उन पर हंसने लगते हैं। इसके बाद फ्रेडरिक उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी उन्हें जानवरों की चीखें सुनाई देती हैं। अब फ्रेडरिक और उसके सिपाही जान बचाकर भागने लगते हैं। अब एस्पिन अपने भाई से पत्थर उठाने के लिए कहता है। इसके बाद वो पत्थर की मदद से रस्सी काटकर आजाद हो जाते हैं। लेकिन तभी वह राक्षस उस पेड़ को उखाड़कर फेंक देता है। अब एस्पिन और उसके दोनों भाई उस राक्षस से जान बचाकर भागने लगते हैं। वही फ्रेडरिक और उसके साथी एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वह राक्षस उन्हें ढूंढ लेता है और उन पर अटैक कर देता है। अब फ्रेडरिक वहां से बचकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उसका एक सिपाही भी आकर उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ वह तीनों भाई एक छोटी गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन पॉल अपने साथ उस चिकन को भी ले आता है। अब पैर उस चिकन को बाहर फेंक देता है, लेकिन वह चिकन पेड़ों से टकराते हुए वापस उसी जगह पर आकर गिरता है। वहीं फ्रेडरिक अपने साथी से कहता है कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी बलिदान और देना होगा।
ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं। इतना कहकर वह अपने साथी को पेड़ से नीचे गिरा देता है और उसके गिरते ही वह राक्षस उसे खा जाता है। यह देखकर फ्रेडरिक को लगता है कि वो अब बच गया है। तभी ट्रोल उसके पेड़ को उखाड़ने लगता है। दूसरी तरफ पॉल को लगता है कि शायद वो राक्षस चला गया होगा, लेकिन तभी वह राक्षस आकर पॉल को उठाकर अपने साथ लेकर गुफा की ओर जाने लगता है। यह देखकर एस्पिन बहुत दुखी हो जाता है और पैर से कहता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तब पैर उसे समझाते हुए कहता है कि हो सकता है हमारा घर तुम्हारी गलती से जला हो, लेकिन फिर भी तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम हम सब अलग हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए अब हमें साथ मिलकर पॉल को बचाना होगा। पॉल के बिना हम अपने घर नहीं जा सकते। वहीं दूसरी तरफ वह राक्षस फ्रेडरिक और पॉल को ले जाकर उस गुफा में डाल देता है। तभी उन्हें क्रिस्टीन दिखाई देती है, जिसे देखकर फ्रेडरिक खुश हो जाता है और उससे जाकर लिपट जाता है। फिर वह क्रिस्टीन को बताता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन तभी पॉल उसके झूठ की पोल खोल देता है और क्रिस्टीन को बताता है कि यह तुमसे शादी करके तुम्हारा राज्य हड़पना चाहता है और उसके बाद यह तुम्हें जान से मार देगा। अब फेडरिक पॉल को चुप कराने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी क्रिस्टीन एक हड्डी को उठाकर फ्रेडरिक के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। और जब वह पॉल पर अटैक करने वाली होती है, तब पॉल उसे बताता है कि वो और उसके दोनों भाई एस्पिन और पैर उसी को ढूंढ रहे थे। अब क्रिस्टीन एस्पिन का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह पॉल से पूछती हैं कि क्या एस्पिन हमें बचाने आ रहा है। इस पर पॉल उसे बताता है कि एस्पिन हमें जरूर बचा लेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एस्पिन और पैर को देखते हैं, जहां एस्पिन को वह तलवार मिल जाती है। इसके बाद एस्पिन एक कांच के डिब्बे में शहद डालकर रख देता है और तभी बहुत सारे जुगनू आकर डिब्बे में आ जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें टॉर्च की तरह इस्तेमाल करते हुए राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं और आखिरकार वह दोनों उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस गुफा में उन्हें बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं। तभी पैर को एक कंकाल मिलता है। वही एस्पिन को पॉल का एक जूता मिलता है। इसके बाद वो उसी रास्ते को चुनकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एस्पिन का पांव फिसलता है और वह तलवार के सहारे लटक जाता है, लेकिन तभी उसे पॉल और क्रिस्टीन देख लेते हैं। अब एस्पिन और पैर एक रस्सी की मदद से पॉल और क्रिस्टीन और फ्रेडरिक को ऊपर खींच लेते हैं। इसके बाद वो सभी गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें वह राक्षस दिखाई देता है जो खर्राटे लेकर सो रहा होता है, लेकिन उसकी पूंछ बाहर निकलने वाले रास्ते पर होती हैं। अब क्रिस्टीन हिम्मत करके उसकी पूंछ के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ आ जाती है। इसके बाद एस्पिन और उसके दोनों भाई भी दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक ट्रोल को देखकर घबरा जाता है। इसलिए वह जंप करते वक्त उसकी पूंछ से टकरा जाता है, जिसके चलते वह राक्षस जाग जाता है। यह देखकर सभी वहां से भागकर गुफा के बाहर निकल आते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अब क्रिस्टीन सभी से कहती हैं कि हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहिए, ताकि जब सूर्योदय हो तब सूर्य की किरण उस राक्षस पर पड़ेगी और वह मारा जाएगा। अब सभी को क्रिस्टीन बात सही लगती है, इसलिए वह सभी ऊपर चढ़ने लगते हैं। वही फ्रेडरिक भी ट्रोल से बच जाता है और अब उनके पीछे वो भी पहाड़ पर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह एक चट्टान से लटक जाता है। तब एस्पिन उसकी मदद करता है और उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन अब वह राक्षस उनका पीछा करते हुए पहाड़ पर चढ़ जाता है। अब एस्पिन उससे डरकर भागने की बजाय लड़ने का फैसला करता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर राक्षस के पैर पर तलवार से अटैक करता है, लेकिन तभी राक्षस उसे उछालकर दूर फेंक देता है। तब पैर ट्रोल को पत्थर मारकर एस्पिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह ट्रोल उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता। अब एस्पिन अपने बैग से उस टूटे हुए आईने को निकालता है। वहीं तब तक क्रिस्टीन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कुछ ही समय में सूर्योदय होने वाला था। अब एस्पिन एक पत्थर पर चढ़कर सूरज की किरण को ट्रोल की तरफ मोड़ देता है। अब ट्रोल क्रिस्टीन और पॉल को मारने ही वाला होता है कि तभी सूर्योदय हो जाता है और सूर्य की किरण राक्षस पर पड़ते ही वह पत्थर में बदल जाता है। अब क्रिस्टीन उसे एक लात मारती हैं, जिससे वह राक्षस वहीं पर ढेर हो जाता। वहीं दूसरी तरफ फेडरिक को वह डायन दिखाई देती है। अब फ्रेडरिक उससे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। तब डायन उसे गलत रास्ता बता देती हैं।
अब अगले दिन एस्पिन उसके भाइयों के साथ क्रिस्टीन को राजा के महल लेकर जाते हैं, जहां क्रिस्टीन के माता पिता अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश होते हैं। तब क्रिस्टीन अपने पिता से कहती है कि एस्पिन और उसके भाइयों की वजह से मेन जिंदा बच पाई। यह सुनकर राजा उन्हें इनाम देने की घोषणा करता है। तब एस्पिन राजा से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अपने घर को फिर से बनाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। अब इस पर राजा मान जाता है, जहां उनके पिता पॉल और पैर को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी एस्पिन भी वहां पर आता है। अब उसके पिता एस्पिन से माफी मांगते हैं। तब एस्पिन अपने पिता को सिक्कों से भरी थैली देता है, जिसे देखकर उनके पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह पॉल और पैर से कहते हैं कि तुमने कर दिखाया। तब पैर उन्हें बताता है कि यह इनाम एस्पिन ने कमाया है। इसके बाद वह चारों फिर से अपना घर बना लेते हैं। तभी वहां पर क्रिस्टीन भी आ जाती है। इसके बाद एस्पिन और क्रिस्टीन घोड़े पर बैठकर जंगल में एंजॉय करने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फेडरिक डायन के बताए गए रास्ते पर चलते चलते उन चुड़ैलों के गुफा के पास पहुंच जाता है। वहीं उसे एक सुनहरा सेब दिखाई देता है और वह उसे खा लेता है। इसके बाद वह खूबसूरत लड़कियां फ्रेडरिक को अपने साथ गुफा में लेकर चली जाती हैं और इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।